हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं रिटेल बैंकिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इस लेक्चर में कि फ्रेंड्स जो है रिटेल बैंकिंग में क्या क्या चैलेंजेस है जो रिटेल बैंकिंग में फेस करने पड़ते हैं, और इंडिया में रिटेल बैंकिंग का स्कोप क्या है। तो ये दो टॉपिक हमें इस लेक्चर में देखने हैं फ्रेंड्स। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो रिटेल बैंकिंग फेस करती है, या कोई भी बैंक जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग पहला जो चैलेंज है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए और प्राइसिंग भी ऐसी रखनी चाहिए कि गरीब और अमीर में कोई डिफ्रेंसिएशन ना किया जाए। दूसरा जो चैलेंज है, इन एडिक्वेसी ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, जो कस्टमर का डेटाबेस होता है, सारे कस्टमर का एक साथ डेटाबेस होना MIS हो जाता है, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसकी इनएडिक्वेसी है, मतलब अपर्याप्तता है, पर पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो चैलेंज है अगला, KYC और AML नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी समझने की ज़रूरत होती है। मतलब हम तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन KYC की गाइडलाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। मैनेजिंग रिस्क, इवन रिटेल बैंकिंग में जो रिस्क होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग से कम होता है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है जिन्हें हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्टिव न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती जा रही हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, वो भी एक चैलेंज है। उसके अलावा कंटिन्यूइंग ग्रोथ, और रिटेल जो सेगमेंट है उसकी ग्रोथ लगातार हो रही है, तो उसको भी मैच करना एक चैलेंज है अपने आप में रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड, तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? 6 चैलेंज हैं जो रिटेल बैंकिंग फेस करती है। पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग का चैलेंज है। दूसरा, MIS डेटाबेस जो है पर्याप्त नहीं होने के चैलेंज है। तीसरा, KYC और AML का चैलेंज है। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट का चैलेंज है। और पांचवा जो है, डिसरप्टिव जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी एक चैलेंज फेस किया था। साथ साथ कंटिन्यूइंग ग्रोथ का भी जो है चैलेंज रिटेल बैंकिंग फेस करती है। तो इन 6 के बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है, तो पहला शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, पहला चैलेंज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं कि जो प्राइसिंग की जाती हैं वो आर्बिट्री की जाती है, मतलब अपने मनमानी की जाती है और इलॉजिकल भी की जाती है। तो मतलब देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल रिपोर्ट हुए हैं जहां पर जो प्राइसिंग की गई है वो आर्बिट्री की गई है, मतलब अपने मन से जो मर्जी किया वो कर दिया गया है, और कई जगहों पर इलॉजिकल प्राइसिंग भी की जाती है। देयर आर चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जो ये आर्बिट्री चार्जेज या इलॉजिकल चार्जेस की जो बात करें उसका क्या एग्जाम्पल है। तो अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तब आपके ऊपर बैंक चार्ज लगा देता है। चार्जेस फॉर चेक रिटर्न, जब चेक रिटर्न हो जाते हैं तो उसके लिए चार्जेस लगा दिए जाते हैं। देयर आर चार्जेस इवन व्हेन नो सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड। अगर कस्टमर अपने अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी ना करे, कंडक्टिंग एनी ट्रांजेक्शन अगर नहीं करता है, तो उस केस में भी चार्जेस जो है उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो ये प्राइसिंग का चैलेंज है अपना। समझिए रिटेल बैंकिंग में प्राइसिंग का चैलेंज क्या है। तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर प्राइसिंग जो है वो आर्बिट्री अपने मन से की गई है, और कहीं हद तक जो है इलॉजिकल भी दिखती है, बिना लॉजिक की दिखती है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए जहाँ पर चार्जेस लगाए जाते हैं कस्टमर पर। एक तो, अगर कस्टमर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करता है, मिनिमम 5,000 रुपये की लिमिट है, अगर 5,000 से कम होगा तो आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। चेक अगर आपका अनपेड रह जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं कस्टमर को। और देयर आर चार्जेस, अगर कोई सर्विस भी ना ले कस्टमर, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन ना करे, तो भी उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि महीने में कम से कम आपको 2-3 ट्रांजेक्शन करनी होती है। तो फॉर रिटेल बैंकिंग मॉडल टू बी सक्सेसफुल, बैंक्स प्राइसिंग शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, रिस्क बेस्ड एंड कम्पिटिटिव एंड वैल्यू एडेड। तो ये कहना है कि रिटेल बैंकिंग को अगर आप सक्सेसफुल चाहते हैं करना, तो उसके लिए जो आपकी बैंक की जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, मतलब गरीब और अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिस्क बेस्ड होनी चाहिए, जिस कस्टमर से ज़्यादा रिस्क है उससे ज़्यादा पैसे आप चार्ज वसूलिए, और जिसके पास रिस्क कम है उससे कम पैसे लीजिए। कम्पिटेटिव होना चाहिए, जो भी प्राइसिंग आप करेंगे वो कम्पिटेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बैंक आपको 50 रुपये चार्ज कर रहा है, उसी सर्विस के लिए आप 200 रुपये चार्ज करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्पिटेटिव होना चाहिए, एक में 50 है तो दूसरे में 60 होना चाहिए। और वैल्यू एडेड, कस्टमर के लिए वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये पहला चैलेंज है रिटेल बैंकिंग का, कि मतलब प्राइसिंग जो है आर्बिट्री हो रही है या इलॉजिकल हो रही है। अब कुछ एग्जांपल जो जहां पर प्राइसिंग की गई है, आप अगर मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया लगा दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में तो खास करके ये होता ही होता है कि अगर आपने 10,000 रुपये से कम का बैलेंस मेंटेन किया तो आपके ऊपर चार्जेस लगा देता है बैंक।
तो मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते तो उस पर चार्ज लगा जाता है। चेक रिटर्न वाला तो हमारे बैंक में भी लागू होता है, सबके बैंकों में लागू होता है। अगर चेक रिटर्न होता है कस्टमर तो उसको चार्ज पे करने पड़ते हैं। और कोई भी सर्विस ना रेंडर करे, अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करता है, उसके बावजूद भी चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ चार्जेज हैं जो कि नहीं होने चाहिए, मतलब इनका कहने का है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यदि हो भी तो वो जो है थोड़ा सा मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मतलब जिसके खाते में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही, 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन टर्नओवर है अगर उसका, तो हम क्या करते हैं उसका जो है जो चार्जेज है उसको वेव ऑफ कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि आपको चूंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादा है इसलिए पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं उसी जगह पे गरीब जिसके खाते में 1-2 ट्रांजेक्शन हो रही है उसके ऊपर जो है चार्जेज हम लगा दे रहे हैं उसी काम के लिए, उसी सर्विस के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका कहने मतलब है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, रिस्क बेस्ड होना चाहिए। जिस कस्टमर में रिस्क ज़्यादा है उससे ज़्यादा प्राइसिंग वसूलिए, जिससे रिस्क कम है उससे कम जो है पैसे वसूलने की जरूरत होती है। कंपटीटिव होना चाहिए। तो अगर रिटेल बैंकिंग मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है तो बैंक की प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, रिस्क बेस्ड हो, कंपटीटिव हो और वैल्यू एडेड होनी चाहिए। दूसरा जो चैलेंज रिटेल बैंकिंग फेस करती है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की इनएडिक्वेसी, MIS यानी डेटाबेस का पर्याप्त ना होना। डेटाबेस क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास में टोटल 20,000 सब्सक्राइबर हैं, तो हर एक कस्टमर का नाम, उसकी एज, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसके बाद में उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, और उसका रहता कहाँ है, कौन से बैंक में काम करता है और कहाँ पर पोस्टिंग है, ये सारी जानकारी अगर एक जगह पर हम इकट्ठा कर पाएँ तो जो ये हमने बनाने की कोशिश की यही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MIS है फ्रेंड्स। ओके, MIS अगर मेरे पास में ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाए तो मैं ये आइडिया लगा सकूंगा ना कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो मेल हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो CIB केवल पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो GIB पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए कि MIS होता क्या है। छोटी सी लैंग्वेज में बताया है। वास्तव में MIS मतलब पूरे बैंक में अगर 20 करोड़ कस्टमर हैं तो 20 करोड़ कस्टमर का पूरा डेटा अपने आप में MIS होता है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। लेकिन अगर MIS पर्याप्त नहीं है, अभी हमारे पास जो डेटाबेस है वो पर्याप्त नहीं है बैंकों के पास में, तो वही कह रहा है कि अगर ये पर्याप्त हो तो सेलिंग करने में आसानी पड़ेगी। एक क्रूशियल इनपुट फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स। तो किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होता है वो होता है कि जानकारी जो हो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और बारीक इन्फॉर्मेशन, मतलब ग्रैनुलर मीन्स होता है बारीक जानकारी होनी चाहिए वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में। किसी भी बिजनेस को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो उसके जो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी करेक्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और बारीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब जैसे इनएडिक्वेट MIS है, MIS जो हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है, द बैंक वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक देयर प्राइसिंग रिस्क बेस्ड। ठीक है, तो अगर बैंक चाहता है कि हम रिस्क बेस्ड जो है प्राइसिंग करना चाहते हैं, जो कस्टमर ज़्यादा रिस्क वाले हैं उससे इंटरेस्ट रेट 6% लेंगे, जो कस्टमर कम रिस्क वाले हैं उनसे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मान लीजिए लोन पर। अगर ऐसा बैंक डिसाइड भी करता है तो जो डेटाबेस है वो पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से बैंकों के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वो जो प्राइसिंग करें वो रिस्क के आधार पर कर पाएँ। ठीक है, इट इज़ crucial therefore that if retail banking has to be rolled out successfully the bank would need to be have a adequate, है ना, appropriate adequate MIS। अगर मतलब किसी भी बैंक को रिटेल बैंकिंग को रोल आउट करना है सक्सेसफुली तो उसके लिए ज़रूरी है कि बैंक के पास में MIS जो होना चाहिए वो मतलब क्रूशियली या इम्पोर्टेंट तौर पर अवेलेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट MIS उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी रिटेल बैंकिंग को वो सक्सेसफुल बना सकता है। तो किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेस पानी है तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जो जानकारी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और बारीक, मतलब ग्रैनुलर मीन्स बहुत क्लोज इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब बैंकों की स्थिति क्या है कि इनएडिक्वेट MIS होने की वजह से उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग भी करना चाहते हैं तो भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये क्रूशियल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिटेल बैंकिंग को अगर किसी बैंक को रोल आउट सक्सेसफुली करना है तो बैंक के पास में अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर MIS पर अच्छा नहीं होगा
तो वो मतलब बिजनेस को अच्छे से रोल आउट नहीं कर सकते हैं, रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स कि केवाईसी। अब जैसे हम रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बहुत बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम 20 करोड़ कस्टमर अभी एंटरटेन कर रहे हैं और हम 30 करोड़ कस्टमर इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो 10 करोड़ नए कस्टमर आप ऐड करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन 10 करोड़ कस्टमर को ऐड करते समय आप ये बात ना भूलिए कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, यानी रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही करना है। ऐसे आंख बंद करके आप कस्टमर्स को ऐड करते हुए नहीं बढ़ सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, है ना। तो केवाईसी और एएमएल भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। द बैंक इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव फेस्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टीज। तो ऐसा देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो बैंक हैं उनके ऊपर पर्याप्त पेनल्टी लगाई गई है रेगुलेटर्स के द्वारा। क्यों लगाई गई है? क्योंकि वो फेल कर गए थे जो है एडिक्वेट ड्यू डिलीजेंस ऑन देयर कस्टमर। जो उनके कस्टमर थे उनके केवाईसी और केवाईसी को करने में, ड्यू डिलीजेंस में जो है एडिक्वेट ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, जिसको में वो फेल कर गए। इस वजह से जो वहाँ पर रेगुलेटर्स थे उन्होंने उनके ऊपर फाइन लगाई हुई है बैंकों के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ड्यू डिलीजेंस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जब भी आप किसी कस्टमर की केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर, तो आप उसका पैन कार्ड लेते हैं, आप उसका आधार कार्ड लेते हैं, जो भी जानकारी आपने उससे ले ली वो सारी जानकारी तो आपने ले ही ली। उसके अलावा हमें ये इंश्योर करना होता है कि क्या ये जो जानकारी कस्टमर ने दी है ये सही है या नहीं है। अगर आप ये कंफर्म कर ले जाएं कि जो जानकारी केवाईसी के तौर पर कस्टमर ने हमें अवेलेबल करवाई है वो करेक्ट है, तो आपने समझ लीजिए आपने ड्यू डिलीजेंस किया हुआ है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि जो कस्टमर ने पैन दिया है वो सही है या नहीं है? तो जो पैन कार्ड बनता है तो उसकी एक वेबसाइट पर हम जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि पैन कार्ड सही है या नहीं है। आधार कार्ड को भी चेक किया जा सकता है, इसी तरीके से पासपोर्ट को भी चेक किया जा सकता है। वेबसाइटों पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये जो पैन कार्ड है ये इसी कस्टमर को बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ड्यू डिलीजेंस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यू डिलीजेंस कस्टमर का करने का क्या मतलब होता है। कि मतलब आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, आपको सावधान रहना है कि जो वो बातें कह रहा है उस पर भी भरोसा नहीं करना है। हमें अपनी तरफ से भी केयरफुल रह करके ड्यू डिलीजेंस अपनी फॉलो करनी है कि जो कह रहा है वो सही है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो डेवलप्ड कंट्री थी वहाँ पर बैंकों के ऊपर काफ़ी पेनल्टी लगाई गई रेगुलेटर्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया था जो अपने कस्टमर्स का, है ना, उसको ड्यू डिलीजेंस करने में वो फेल हो गए, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। इवन इन इंडिया, हमारे देश में भी आरबीआई ने प्रॉपर मतलब वो पेनल्टी लगाता ही रहता है। आप देखते ही होंगे कि आरबीआई जो है केवाईसी को ले करके पेनल्टी लगाता ही रहता है ऑफ द बैंक्स इन देयर फेलियर टू हैव प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस इन देयर कस्टमर। यहाँ पर भी सेम केस है कि हम भी अपने कस्टमर का ड्यू डिलीजेंस करने में जहाँ पर फेल होते हैं वहाँ पर आरबीआई हमारे ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है। It is important therefore to understand and appreciate KYC requirement in all manifestation, be it product on the asset side or balance sheet और ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो देखिए ये कह रहे हैं कि इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि केवाईसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप ऑफर कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग के, तो केवाईसी की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। चाहे वो प्रोडक्ट एसेट साइड का हो यानी लोन वाला हो, और चाहे लाइबिलिटी साइड का हो यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या एफडी वगैरह हो, हमें केवाईसी की रिक्वायरमेंट को समझने की जरूरत है। ये भी एक चैलेंज है अपने आप में। रिटेल बैंकिंग को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके हाथ रोके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप केवाईसी प्रॉपर नहीं है कस्टमर के पास में तो आप उसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। बैंक वुड आल्सो नीड टू माइंडफुल अबाउट द केवाईसी ड्यू डिलीजेंस फॉर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। अब इसके अलावा मतलब अपने एसेट साइड के प्रोडक्ट और लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट के अलावा जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बैंक बेचता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट के बेचते समय भी जो है बैंकों को केवाईसी के ड्यू डिलीजेंस का पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत होती है। दैट देयर सेल थ्रू देयर प्रीमाइसेस थ्रू देयर डिलीवरी चैनल। तो मतलब जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो अपने खुद के डिलीवरी चैनल यानी अपनी ब्रांचों के थ्रू या अपने एटीएम के थ्रू या अपनी प्रीमाइसेस में जो बेचते हैं उनमें ड्यू डिलीजेंस करने की ज़रूरत होती है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में भी फ्रेंड्स। ओके, तो ये एक जो है और चैलेंज हो गया हमारा कि हमें केवाईसी और एएमएल इशू को समझ करके चलने की ज़रूरत होती है। हम बैंक को आगे ले तो जाना चाहते हैं, लेकिन केवाईसी और एएमएल की गाइडलाइन को वायलेट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बैंक हमारे ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे ऊपर जो है पेनल्टी लगा देगा फ्रेंड्स। ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ के रेगुलेटर्स ने इनके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई है उनके बैंकों पर, क्योंकि उन्होंने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया अपने कस्टमर के साथ। और आरबीआई ने हमारे देश में लगाया हुआ है क्योंकि हमारे भी बैंक जो है
कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करने में फेल रहे हैं, तो इसलिए पेनल्टी लगाई गई है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम केवाईसी की रिक्वायरमेंट को समझें। चाहे जो भी प्रोडक्ट हम ऑफर करें, चाहे एसेट साइड का प्रोडक्ट हो, चाहे लायबिलिटी साइड का प्रोडक्ट हो, चाहे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो, जिस भी प्रोडक्ट को हम ऑफर कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड, वहाँ पर केवाईसी की क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उन चीज़ों को हमें समझ करके ही आगे चलने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है चौथा, मैनेजिंग रिस्क भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इवन रिटेल बैंकिंग में जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग के मुकाबले रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर डाइवर्सिफाइड होता है। 2 करोड़ कस्टमर हैं और छोटे साइज़ के मतलब स्मॉल टिकट साइज़ के जो है आपके लोन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा माना जाता है कि एनपीए भी कम होता है, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट भी कम होता है। ये बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी रिस्क तो रहता ही है, भले ही कम रहता है। ओके, तो द रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ओवर वेरिड डिलीवरी चैनल्स, देयर बाई क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट वल्नरेबिलिटी अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम। तो रिटेल बैंकिंग में फ्रेंड्स हम क्या होता है कि हम डील करते हैं विथ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, और डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स का भी हम यूज करते हैं। मतलब हम इंटरनेट बैंकिंग भी यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी यूज करते हैं, अपनी ब्रांचेज का भी यूज करते हैं, तो अलग अलग मोबाइल मतलब डिलीवरी चैनल्स का भी यूज करते हैं। तो इसलिए देयरफॉर बाय क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट वल्नरेबिलिटी, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाता है। कोई भी उसमें आसानी से जो है मतलब घुस सकता है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, मान लीजिए अगर इंटरनेट बैंकिंग किसी बैंक की हैक हो जाए फॉर एग्जांपल, मतलब हमने अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं उठाए और हमारी इंटरनेट बैंकिंग हैक हो गई। अब सोचिए कि अगर 10 करोड़ कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं आपके बैंक के, तो उन 10 करोड़ कस्टमर का डेटा चला गया। ओके, तो इसलिए रिस्क को मैनेज करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। दीज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल गाइडलाइन। अब मतलब जो ये कह रहे हैं कि मतलब रिस्क कहाँ कहाँ से राइज हो सकता है, तो हो सकता है कि जो है इंटरनल गाइडलाइन पर्याप्त ना हो। जो हमने बैंक ने गाइडलाइन बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे काम करना है, वो गाइडलाइन ही पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से रिस्क हो रहा है। नॉन एडहेरेंस बाय स्टाफ, या फिर गाइडलाइन तो बनी हुई है लेकिन स्टाफ उसे फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए नियम है कि जब भी अकाउंट खोला जाएगा तो कस्टमर जो है, या जब भी जो है खाते से पैसे डेबिट होने हैं 2 लाख रुपए या 2 लाख से ऊपर डेबिट होना है, तो कस्टमर का ब्रांच में आना जरूरी है, ऐसा नियम है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ईमेल आया या कस्टमर ने फ़ोन कर दिया, आपका अच्छा कस्टमर है, आपने उसके फ़ोन कॉल पे 2 लाख रुपए से ऊपर निकाल करके उसके नौकर को दे दिया या किसी को भी दे दिया थर्ड पार्टी को, और बाद में उस कस्टमर ने मना कर दिया कि मैंने ये 2 लाख रुपए निकालने के लिए नहीं बोला था, तो आप फंस जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि मतलब गाइडलाइन तो थी कि कस्टमर का आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टाफ ने उसको एडर नहीं किया, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, उसने फ़ोन पर ही जो है उसका काम कर दिया। तो ये भी जो है मतलब रिस्क को डेवलप करने के लिए पर्याप्त होता है। इन एडिक्वेसी इन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम सप्लाइड बाय वेंडर, जो वेंडर द्वारा टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें ही इन एडिक्वेसी, वही पर्याप्त नहीं। मतलब कहने का हमने मान लीजिए टेक्निकल वेंडर से जो है एटीएम परचेज किए, मान लेते हैं एटीएम मशीन हमने परचेज की, अब उस एटीएम मशीन में ही फ्लॉ है, उसमें एटीएम मशीन में ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो मतलब कस्टमर के पैसे 5,000 निकालता है और 10,000 निकालती है, या कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, एग्जाम्पल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जो मतलब कहने का ये है कि जो टेक्नोलॉजी सिस्टम सप्लाई किया है वेंडर ने, है ना, उसमें इनएडिक्वेसी है, पर्याप्तता नहीं है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड बाय कस्टमर एंड हैकर्स, इसके अलावा जो कस्टमर होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो भी फ्रॉड करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिस्क मतलब हमारे रिटेल बैंकिंग सिस्टम में रिस्क को लेकर के आती हैं। दो बैंक हैव डेवलप्ड सफिशिएंट सेफगार्ड टू डील विद ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल। तो मतलब ये कहना है कि बैंकों ने मतलब पर्याप्त जो है सिस्टम डेवलप कर लिया, सेफगार्ड कर लिया है अपने आप को कि ऑपरेशनल रिस्क ना होने पाए। जो ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल मतलब जो ब्रांच के थ्रू जो मतलब हम एटीएम का मतलब जो ब्रांच के थ्रू जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट ऑफर करते थे, उसमें तो अब ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल कर लिया गया है, सेफगार्ड लगा दिया गया है, क्योंकि हमने सफिशिएंट सेफगार्ड लगा दिया है, डेवलप कर लिया है बैंकों ने कि ट्रेडिशनल जो डिलीवरी चैनल है उसमें अब ऑपरेशनल रिस्क को कम कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो अदर डिलीवरी चैनल्स हैं, है ना, इट इज़ एसेंशियल टू हैव एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर नॉन ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल। अभी नॉन डिलीवरी चैनल जो है, नॉन ट्रेडिशनल जो डिलीवरी चैनल मतलब ब्रांच के अलावा आईबीएस हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया आपका, है ना, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, उसके बाद में आपका एटीएम मशीन्स हो गई, पॉस मशीन हो गई, यूपीआई हो गए, है ना, ये आपके सारे जो है जो नॉन मतलब कहने का नॉन ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल हैं। यहाँ पर अभी सेफगार्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल वाले में था वहाँ तो सेफगार्ड बैंकों ने लगा दिया है, ऑपरेशनल रिस्क को कम कर लिया है, लेकिन अदर जगहों पर अभी ऐसा नहीं हो पाया
है एज एविडेंट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड बीइंग विटनेस अक्रॉस द इंडिया बैक फ्यू ईयर। तो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो मतलब काफ़ी सारे फ्रॉड ऐसे आए हैं जो कि अदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। मतलब कहने का ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल यानी ब्रांचों में फ्रॉड कम हो रहा है, लेकिन किसी कस्टमर का एटीएम क्लोन कर लिया गया, एटीएम कस्टमर का चेंज कर लिया गया और उससे पैसे निकाल लिए गए, या उसकी इंटरनेट बैंकिंग को हैक कर लिया गया और उसके बाद उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। सिम कार्ड को स्वैप करके लोग मतलब यूपीआई जो है रजिस्टर कर दे रहे हैं, एक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके के मतलब फ्रॉड बहुत सारे देखे गए हैं। तो यहाँ पर एडिक्वेट सेफगार्ड लाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक चैलेंज है जो हमारी रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है। द बैंक वुड आल्सो नीड टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मिस सेलिंग। अब यहाँ पर बैंकों को ज़रूरत है कि जो मिस सेलिंग हो रही है, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, यहाँ पर मिस सेलिंग जो हो रही है उसको भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और उसमें जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। इसके अलावा अदर बिजनेस रिस्क भी होते हैं, जैसे मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये रिस्क तो फेस ही करना है। इसके अलावा मिस सेलिंग से जो रिस्क हो रहा है उसको भी रिकॉग्नाइज करने और मैनेज करने की जरूरत होती है। अनलेस बैंक एड्रेस दीज इशू क्विकली इवन लो वैल्यू, है ना, जब तक कि बैंक इन सभी छोटे छोटे जो है इश्यूज को जल्दी से नहीं निपट लेता है, मतलब इनको एड्रेस नहीं कर लेता है, छोटे मतलब छोटा सा फ्रॉड भी जो है वो रेपुटेशन रिस्क को जो है मतलब रेपुटेशन रिस्क ला सकता है। मतलब छोटा सा फ्रॉड भी 50,000 रुपये का फ्रॉड भी जो है पोटेंशियल रखता है कि वो रेपुटेशन रिस्क को अराइज कर दे, है ना, और अनवांटेड लिटिगेशन फॉर द बैंक। और फिर क्या होगा, बैंक मतलब जो है कस्टमर जा करके कोर्ट वगैरह में भी अप्लाई कर सकता है, बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। तो लिटिगेशन में भी बैंक जो है अननेसेसरी फंसा रहता है, मुकदमा लड़ता रहता है। तो इसलिए छोटे से छोटे वैल्यू का जो फ्रॉड है उसको भी अच्छे से टैकल करने की जरूरत है, अदरवाइज रेपुटेशन बैंक की दांव पर लग जाती है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, कि बैंक जो है इंप्रूव देयर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टू एड्रेस दिस इशू। तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बैंकों को अपने जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि मतलब जो है रिटेल बैंकिंग में हम बहुत सारे कस्टमर के साथ डील करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ 20 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ कस्टमर के साथ डील करते हैं और डिफरेंट डिलीवरी चैनल का यूज करते हैं। इसलिए जो है सिस्टम में वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वनरेबिलिटी कहाँ से आती है, देखिए जैसे हो सकता है जो गाइडलाइन हो, इंटरनल गाइडलाइन है बैंक की, वो पर्याप्त ना हो, या गाइडलाइन तो है लेकिन उनको जो है बैंक के जो स्टाफ मेंबर हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, या जो टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है सप्लाई किया गया है वेंडर्स के द्वारा वो पर्याप्त नहीं है ना। जैसे बहुत सारी कंपनियों की पॉस मशीनें आती हैं, वो चलती नहीं है, आप चाहे जितना भी एफर्ट कर लीजिए वो चलती नहीं, नेटवर्क ही नहीं आता है, कुछ पंगा लगा रहता है। तो ये भी एक तरीके से बैंक के लिए नुकसानदेह ही है ना। इसके अलावा फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है कस्टमर के द्वारा और हैकर के द्वारा, चेक उल्टे सीधे चेक प्रेजेंट किए जाते हैं, किसी के खाते से पैसे निकालने की कोशिश की जाती है, सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैंकों को रिस्क की तरफ ले जाती हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल था यानी ब्रांचेज में था, वहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट सेफगार्ड डेवलप कर लिए गए हैं, सफिशिएंटली अब उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन जो अदर डिलीवरी चैनल हैं मतलब नॉन ट्रेडिशनल वाले, वहाँ पर अभी भी जो है एडिक्वेट सेफगार्ड डेवलप करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि रिसेंट पास्ट में पिछले कुछ सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ्रॉड देखे गए हैं। लोगों की इंटरनेट बैंकिंग हैक हो गई है, लोगों के डेबिट कार्ड जो है बदल दिए गए हैं या फिर जो है क्लोन कर दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बैंकों को जो है मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये सारे रिस्क तो हैंडल करने ही करने हैं। उसके अलावा जो मिस सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट की, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की जो मिस सेलिंग हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है और उन रिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत है जो भी रिस्क यहाँ पर अराइज हो रहे हैं। जब तक कि बैंकों को ये सारे इश्यूज़ को क्विकली जो है रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लो वैल्यू का भी जो फ्रॉड होता है, छोटे अमाउंट का भी जो फ्रॉड होगा उसमें भी इतना पोटेंशियल होता है, उसमें भी इतनी क्षमता होती है, र्यूमर फैल सकता है, वायरल हो सकता है चीज़ें, है ना, कि वो बैंकों के रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, यानी रेपुटेशन रिस्क अराइज हो सकता है और बैंकों को बिना मतलब के मुकदमे वगैरह में फंसना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बैंक जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करें ताकि इन सभी इश्यूज से छुट्टी पाई जा सके। उसके बाद में पांचवा जो अपना चैलेंज है फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग के लिए, वो है इफेक्ट ऑफ डिसरप्टिव न्यू टेक्नोलॉजी। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, पहले ब्रांचों में ही सर्विस मिलती थी, फिर एटीएम आए, एटीएम के बाद में फिर इंटरनेट बैंकिंग आई, मोबाइल बैंकिंग आई, उसके बाद में फिर आपका यूपीआई आया
तो ये नई नई चीज़ें आ रही, जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तब तक हम समय के साथ में मैच नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि विथ द इंक्रीज्ड प्रोलिफिकेशन ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, ADC है ना, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल होता है फ्रेंड, जैसे ATM हो गए, मतलब जैसे जैसे बढ़े हैं, इंक्रीज हुआ है जो है अल्टरनेट डिलीवरी चैनल का यूज, ATM हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, टेलीफोन बैंकिंग हो गई, यानी मोबाइल बैंकिंग हो गई, रिटेल बैंकिंग हैज़ बिकम द सेगमेंट इम्पैक्टेड मोस्ट बाई टेक्नोलॉजी। तो रिटेल बैंकिंग जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित होता है, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है अगर उसको आप अडॉप्ट ना करें तो आप पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है, अफेक्ट करती है। व्हाइल द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एडेड डिलीवरी चैनल्स हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड, मतलब कहने का जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिलीवरी चैनल है, चाहे वो ATM मशीन्स हों, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, ये सभी बहुत मतलब कई गुना तेज़ी से बढ़े हुए हैं। मतलब पहले जहाँ 100 कस्टमर थे, आज 1 लाख कस्टमर, 10 लाख कस्टमर, इस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो हैज़ द स्कोप फॉर फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन थ्रू इम्पर्सनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी वाले आपके डिलीवरी चैनल बढ़ तो रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन यहाँ पर स्कोप भी है कि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की जा सकती है इम्पर्सनेशन के द्वारा। किसी आदमी मतलब किसी दूसरे की जगह अपने आप को प्रेजेंट करना और बताना कि हम वही हैं, इम्पर्सनेशन हो जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को ही चुरा लेना। जैसे सिम स्वैप वाला मैंने आपको बताया। सिम स्वैप में क्या होता है कि आपकी सिम चलती रहेगी और आपका ही नंबर कोई दूसरा जो है इशू करवा लेगा, आप ही का मोबाइल नंबर कोई दूसरा इशू करवा लेगा और फिर आपका नेटवर्क जो है 2-3 दिन में चला जाएगा और ये सिम एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद में ये एक बार उसके बाद मोबाइल नंबर चला गया तो उसके बाद में जितने भी SMS वगैरह आने होते हैं वो सारा कुछ उसके पास चला जाता है और वो आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फ्रॉड करने के स्कोप बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी की वजह से बैंकों को ज़्यादा ही रहता है, बैंकों को बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी पड़ती है कि कोई फ्रॉड ना हो। इसीलिए जब भी कोई नई आप जो है UPI वगैरह इंस्टॉल करते हैं और पहली बार यूज़ करते हैं तो इसीलिए लिमिटेशन लगाई जाती है कि आप पहली बार मैक्सिमम 5,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये सब लिमिटेशन इसीलिए लगाई जाती है बैंकों में कि ताकि जो है थोड़ा बहुत लिमिट मतलब इस रिस्क को कम किया जा सके। बैंक वुड आल्सो नीड टू क्विकली पुट इन प्लेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन टू थ्रॉट द इफेक्ट ऑफ फ्रॉडस्टर एंड मिनिमाइज द कस्टमर कंप्लेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बैंकों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है ना, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी लाना पड़ता है ताकि जो है जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके और कस्टमर की कंप्लेंट को भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा सकती है। एज द यूज ऑफ न्यू डिलीवरी चैनल्स गेट मोर पॉपुलर, बैंक वुड नीड टू इंश्योर दैट देयर कस्टमर कंटिन्यू टू हैव गुड एक्सपीरियंस विद द सर्विस ऑफरिंग एंड रिमेन लॉयल टू देम। जैसे जैसे नए डिलीवरी चैनल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बैंकों को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि उनके कस्टमर को जो है जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही रहे, है ना। उनकी सर्विस के जो ऑफर सर्विस कर रहे हैं उनमें उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहना चाहिए ताकि वो बैंक के साथ लॉयल बने रहें। तो मतलब कहने का नए नए डिलीवरी चैनल्स अगर जुड़ रहे हैं तो जैसे जैसे पॉपुलर होते हैं तो बैंकों को उसे अवेलेबल करवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए UPI जो है, कोई बैंक ऐसा हो जो UPI की ट्रांजेक्शन ना ऑफर करे करंट टाइम पे, तो लोग उस बैंक को पसंद करना बंद कर देंगे भाई, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अपने पास नहीं लेकर के आएंगे तो कस्टमर कहाँ से पसंद करेगा। तो ये है कि मतलब जो आपका सबसे ज़्यादा जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट अफेक्ट होता है वो टेक्नोलॉजी से होता है फ्रेंड्स। ओके, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हमारे जो है काफ़ी सारे हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ATM मशीन्स हो गई, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, इनका मतलब यूज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। व्हाइल द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इससे क्या होता है कि मतलब इसकी लोगों को आराम तो हो जाता है लेकिन इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्पर्सनेशन होता है और आइडेंटिटी थेफ्ट की लोगों की जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। जो बार बार आपका कार्ड जो है, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और कई बार आपका कार्ड अगर स्वाइप किया जा रहा है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो समझ लीजिए कि आपका डेटा चुराने की कोशिश हो रही है या आपका डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बैंक वुड आल्सो नीड टू क्विकली पुट इन प्लेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन, है ना। बैंकों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन आ रहे हैं उनको जो है यूज करने की, है ना, ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते रहेंगे तो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो उसको फ्रॉड कर ले जाएंगे, इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है और कस्टमर को कंप्लेंट कम से कम हो। वो तभी होगी जब फ्रॉड कम से कम होंगे तो फिर कस्टमर की कंप्लेंट भी कम से कम होगी। नए नए डिलीवरी जो चैनल्स आ रहे हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो बैंकों को जो इंश्योर करना की ज़रूरत है कि देयर कस्टमर जो है, उनके जो कस्टमर हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहे, जो सर्विसेज बैंक ऑफर कर रहे हैं उसमें उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही रहना चाहिए। नए डिलीवरी चैनल में भी उन्हें अच्छा ही सर्विस ऑफर हो जानी चाहिए ताकि वो बैंक के साथ में लॉयल बने रहें, उनके साथ में ही बिजनेस करते रहें। उसके बाद में अगला जो चैलेंज है फ्रेंड्स वो है कंटिन्यूइंग ग्रोथ, मतलब लगातार तरक्की का होते रहना। मतलब रिटेल बैंकिंग धीरे हमेशा बढ़ती ही
जा रही है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, डिस्पाइट बैंक्स कंसर्ट एफर्ट ऑन इंक्रीजिंग द बैंकिंग पेनिट्रेशन एंड ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एडल्ट पॉपुलेशन अंडर द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम लास्ट 7 to 8 ईयर, मोर देन हाफ ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन रिमेन अनकवर्ड। मतलब हमने कोशिश की है पिछले 7-8 सालों में, बैंक क्या कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कस्टमर बेस है उसको हम अपने जो है एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब 18 प्लस के जो लोग हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जितने लोगों को हमने टारगेट किया उसमें से आधी पॉपुलेशन अभी भी जो है, मतलब मान लीजिए अगर हमने 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाने की कोशिश की है, तो अभी तक 25 करोड़ लोग अभी भी बाकी हैं जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ नहीं पाए हैं, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट, है ना। इसी तरीके से क्रेडिट का पेनिट्रेशन देखा जाए कि मतलब क्रेडिट केवल 10% है, मतलब मान लीजिए जो है ये बहुत कम है, मतलब 100 लोगों में से केवल 10 लोग जो है लोन लेते हैं बैंकों से, बाकी 90 लोग जो है लोन नहीं ले पाते हैं बैंकों के, चाहे जो भी वजह हो। और इन एब्सेंस ऑफ एक्सेस टू द फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और अगर बैंकों से लोन नहीं मिल पाता है तो जब वो दूसरे से साहूकार महाजन से जब लोन लेते हैं फ्रेंड्स पीपल, तो वो एक्सॉर्बिटेंटली हाई होता है, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर बैंक साल में 12% चार्ज करता है तो साहूकार महीने में 4%, साल का 48% चार्ज करना चाहता है। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस है रिटेल बैंकिंग के लिए, और इससे इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब लोन की जो प्राइसिंग है वो जो है मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है। पहले गवर्नमेंट जो है खुद आरबीआई वगैरह डिसाइड करते थे, गवर्नमेंट डिसाइड करते थे, लेकिन अब बैंकों के ऊपर ये डिपेंड कर दिया गया है कि बैंक आर फ्री टू रीजनेबली चार्ज योर कस्टमर। अब बैंक जो है मतलब फ्री हैं, जैसा चाहे अपने कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। ऑल दीज मीन्स दैट रिटेल बैंकिंग हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो इंडिया ओवर टाइम। अब इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब इंडिया में जो रिटेल बैंकिंग है उसकी ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, है ना। इट इज देयरफॉर एज्यूम्ड दैट चैलेंजेस फॉर द रिटेल बैंकिंग इज नॉट वन फाइंडिंग न्यू कस्टमर और न्यू मार्केट। तो अब यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो चैलेंज है रिटेल बैंकिंग में या बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो ये नहीं है कि नए कस्टमर फाइंड करने हैं या नई मार्केट फाइंड करनी है, बल्कि इट इज़ मोर ऑफ माइंड सेट इशू। लोगों के माइंड सेट को मतलब जो है अफेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि मतलब कस्टमर हमारे पास ऑलरेडी है, मार्केट भी हमारी ऑलरेडी है हमारे पास में, लोगों के माइंड सेट को जो है कैप्चर करने की ज़रूरत है। ये मेन चैलेंज अभी रिटेल बैंकिंग का या बैंकिंग इंडस्ट्री का जो मेन चैलेंज है, लोगों के माइंड सेट को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। बैंक्स नीड टू गेट कन्विंस्ड अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वाइबल एंड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस प्रोपोजिशन एंड परस्यू दैट ऑब्जेक्टिव विथ है मिशनरी जील्स। तो बैंकों को ये चीज़ जो है ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है आपका, जैसे फ्रेंड्स अपना जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, मतलब जो हम देखते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते खोले जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ऑपरेशनल नहीं रहते हैं, किसी के खाते में 100 रुपये है, किसी खाते में 200 रुपये है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन मोड से नहीं देखते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हमें मतलब प्रोग्रेस करनी है रिटेल बैंकिंग को, तो ध्यान रखना होगा कि बैंक्स नीड टू गेट कन्विंस, बैंकों को कन्विंस हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक वायबल मतलब पॉसिबल और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ठीक है, और परस्यू दैट ऑब्जेक्टिव विथ है मिशनरी जील, और इसको जो है मतलब एक मिशनरी उद्देश्य बना करके एक आपका जो मतलब एक मिशन मोड में आपको काम करने की जरूरत है कि मतलब जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमें इस नज़र से नहीं देखना है कि मतलब इसमें प्रॉफिट नहीं है, छोटे कस्टमर आते हैं, पैसे नहीं जमा करते, खाता बंद कर देते हैं, ये सारी बातें हमें नहीं ध्यान देनी। हमें ये याद रखना होगा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उससे जो है वो एक वायबल और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है, ठीक है। और हमें इस हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मिशन मोड में हम आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्कोरिंग मॉडल वुड मिनिमाइज द सब्जेक्टिव एलिमेंट एंड देयर बाय फास्ट ट्रैक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर क्रेडिट स्कोरिंग की बात हो रही है कि अगर क्रेडिट स्कोरिंग कर दी जाएगी, जो आपका सिविल स्कोर वगैरह होता है फ्रेंड्स, तो सिविल स्कोर होने से क्या होगा कि जो लोन देना है कि नहीं देना है उसका डिसीजन बहुत तेज़ी से किया जा सकेगा। अगर किसी कस्टमर का जो आपका सिविल स्कोर होता है फ्रेंड्स 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, 3 डिजिट का होता है, 300 मिनिमम और मैक्सिमम 900 हो सकता है। तो अगर कोई कस्टमर आपका 350 क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर लेकर आता है और एक कस्टमर 800 सिविल स्कोर लेकर आता है, तो बहुत आसान है कि हम 800 वाले को एक्सेप्ट करेंगे, 350 वाले को मना कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर स्कोरिंग मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो जो मिनिमाइज द सब्जेक्टिव एलिमेंट, तो कस्टमर कैसा है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, हम उसके पड़ोसी से पूछें, ये सारी चीज़ों की सब्जेक्टिव ना रह करके अब हम ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं उस नंबर के आधार पर कि इसका क्रेडिट स्कोर 800 है तो इसलिए इसको लोन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा डिसीजन हमारा फास्ट हो जाता
है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफर्ड बाय बैंक इज गोइंग टू बी अनदर की डिफरेंशिएटर। अब जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बैंकों के द्वारा, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा डिफरेंट बैंकों के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज पर। इन अल्टीमेट एनालिसिस प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू द कस्टमर वुड बी द की टू जनरेट लार्जर रेवेन्यू फॉर द बैंक। तो अगर बैंकों के लिए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है तो बेटर सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो वही आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक यहाँ पर उठाएंगे, स्कोप फॉर रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। रिटेल बैंकिंग का स्कोप क्या है इंडिया में, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस विद सम रिसेशनरी ट्रेंड्स। तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो है इकोनॉमी एक्टिविटी कुछ तेज़ी से मतलब हो रही है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग, है ना, और कुछ रिसेशन के ट्रेंड भी हैं। तो ये यहाँ पर स्कोप ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पर मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, एक तरीके से कह सकते हैं, और रिसेशन के भी थोड़े बहुत ट्रेंड हैं। अब जो है लोगों के परचेजिंग पावर में, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ी है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, पहले से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितना ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट में रहेगा, उतना ही वो सेविंग करेंगे। यानी कि हमारे लिए क्या स्कोप है, रिटेल बैंकिंग के लिए क्या स्कोप है, ये बात जानने के लिए हमें कस्टमर का बिहेवियर जानना पड़ेगा कि क्या कस्टमर इस समय करंट अकाउंट में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि एफडी करवाना चाहता है या लोन जाना लेना चाहता है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन परचेजिंग पावर हुई है, रूरल इंडिया हैज़ मोर परचेजिंग पावर एट देयर डिस्पोजल एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो अभी क्या हुआ है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, जहां लोग 10,000 कमाते थे वहां 15,000 कमाने लगे हैं, जिसकी वजह से आप समझ लीजिए उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। रूरल इंडिया में भी जो है परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी हुई है। एट देयर डिस्पोजल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कितना खर्चा कर सकते हैं, तो पता चल रहा है कि 8,000 रुपये तो घर के लिए ही चाहिए, केवल 12,000 रुपये ऐसे हैं जो हम खर्चा कर सकते हैं। तो ये जो 12,000 है ये आपके डिस्पोजल वाली मतलब इनकम होती है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के मार्केट को बनाने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ी, उसका फायदा उठाया सकता है। इंडिया में लगभग जो है 200 मिलियन घर हैं, 200 मिलियन फैमिली हैं एक तरीके से कह सकते हैं, और 400 मिलियन जो है मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है। हमारे देश में 200 मिलियन फैमिलीज हैं या घर हैं, और उसमें से 400 मिलियन जो है मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है हमारे देश में, और मोर देन 90% ऑफ सेविंग कम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। और 90% जो सेविंग आती है, जितनी भी सेविंग की जाती है हमारे देश में, वो कहाँ से आती है, 90% उसमें से हाउस होल्ड सेक्टर से आती है। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर कि मतलब जो बिजनेस क्लास है वो सेविंग में केवल 10% रखता है। जो हाउस होल्ड है, मतलब जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपनी 90% वो वैसे 90% लोग जो है सेविंग करते हैं, और बाकी जो बिजनेसमैन है उनमें से 100% में से 10% केवल जो है बिजनेसमैन इसमें इस काम में उतरते हैं, बाकी के नहीं उतरते हैं, है ना। तो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट हैज़ रिजल्टेड इन शिफ्ट। जो इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है उसकी वजह से एक शिफ्ट देखी गई है। नाउ पीपल वांट टू सेव लेस एंड स्पेंड मोर। अब लोग क्या करते हैं, बचाना कम चाहते हैं और खर्च ज़्यादा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब एफडी भी करवा रहे हैं तो 5% मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं। एक समय था जब 12% और 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, उस समय लोग जो है ज़्यादा बचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि 14% बढ़ता था। अभी 5% बढ़ रहा है, बढ़े 100 रुपये जमा करके अगर 105 रुपये हो भी जा रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आजकल की जो पॉपुलेशन है उसको। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, विच में लीड फॉर लार्ज सेविंग। अब न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलरिटी गेन कर रहा है, जिसकी वजह से सेविंग ज़्यादा होगी। मतलब कहने का ये हो, पहले क्या था कि एक ही में जो है जैसे पिताजी हैं, अब उनके जो है 2 बेटे हैं और उनकी पूरी फैमिली है, तो सब एक साथ रह रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता था कि सारा का सारा खर्चा एक ही में होता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब फादर हैं और उसके बाद में मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए और उनके 2 बच्चे हो गए, तो कुल मिलाकर के 4 लोग हैं। तो ऐसे में ये खर्चा केवल इन्हीं 4 लोगों का है। यहाँ पर हो सकता है ये 12-15 लोग हो जाते थे, तो आपस में खर्चा ज़्यादा होता रहता था। इस वजह से न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आया हो उसकी वजह से सेविंग ज़्यादा बढ़ी है। अब लोग ज़्यादा सेव करना चाहते हैं। द नंबर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग बाई डे। और जो जितनी भी हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो धीरे धीरे डे बाई डे बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ानी ही
पढ़ेंगे। टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल, टैक्स का बेनिफिट भी रिटेल बैंकिंग के तहत हमें अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाउसिंग लोन बारोअर कैन अवेल टैक्स बेनिफिट फॉर लोन रीपेमेंट एंड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन। तो टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल है कस्टमर्स को अभी, है ना। एग्जांपल के लिए देखिए, हाउसिंग लोन अगर कोई बारोअर लेता है तो वो टैक्स बेनिफिट भी पा सकता है, जो लोन की रीपेमेंट कर रहा है, जो इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा है उस वो टैक्स फ्री होता है 1.5 लाख रुपए तक। तो इस तरीके का बेनिफिट भी वो उठा सकता है। तो इस चीज़ का भी यूज करके, मतलब कहने का ये, अगर हम इस बात को यूज करके हाउसिंग लोन को बढ़ावा दे सकते हैं, स्कोप हमारे लिए यहाँ पर बनती है कि अगर हम इस बात को यूज करें तो हाउसिंग लोन लोगों को ऑफर कर सकते हैं। हम वो बोल सकते हैं कि भाई आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 60 लाख का लोन लेते हैं और उसमें से आप जो है 2 लाख रुपए का अगर इंटरेस्ट देते हैं साल भर में मान लेते हैं, तो उसमें से 1.5 लाख रुपए पर कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं पड़ती है। तो ये मतलब सर्टन एरियाज है जहाँ पर हमें जो है मतलब स्कोप जनरेट कर सकते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। तो स्कोप ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया में हमने देखा, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, कुछ अभी रिसेशन के ट्रेंड हैं, ये काफ़ी पहले का मतलब बात है, अभी रिसेशन वगैरह कुछ नहीं रह गया है, लेकिन यह है कि जब जिस समय ये बुक पब्लिश की गई है उस समय की ये बात है फ्रेंड्स। ओके, परचेजिंग इन मतलब परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी हुई है, हर आदमी अब ज़्यादा पहले से खरीद पा रहा है। रूरल इंडिया में भी परचेजिंग पावर बढ़ी है ना, जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी बनती है रिटेल बैंकिंग मार्केट के लिए। इंडिया में 200 मिलियन जो है हाउस होल्ड हैं और 400 मिलियन जो है मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है, और उसमें से जो है मोर देन 90% जो सेविंग है, जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा आता है, एफडी आती है, वो उसमें 90% सेविंग कहाँ से आती है? हाउस होल्ड सेक्टर से आती है। जो 200 मिलियन हाउस होल्ड है यहाँ से आती हैं। और जो इंटरेस्ट रेट में फॉल हुआ है उसकी वजह से एक शिफ्ट देखी गई है, पहले लोग सेव ज़्यादा करते थे, अब लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। नाउ पीपल वांट टू सेव लेस एंड स्पेंड मोर। पहले बचाते ज़्यादा थे, खर्चते कम थे, अब उल्टा हो गया, बचाते कम हैं और खर्चा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है गेनिंग मतलब जो है धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लार्ज सेविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा सेव करना शुरू कर दिए हैं। द नंबर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल है, जो कि एक स्कोप बनाता है रिटेल बैंकिंग के लिए कि टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होने की वजह से अगर कोई बारोअर हाउसिंग लोन लेता है तो वो टैक्स बेनिफिट को अवेल कर सकता है लोन रीपेमेंट में, और इंटरेस्ट जो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है लोन में उस पर भी जो है वो अपना मतलब इनकम टैक्स में रिबेट ले सकता है। तो इस चीज़ को भी हम एज ए स्कोप यूज कर सकते हैं रिटेल बैंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।